हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी मैम? हम सब एकदम बढ़िया हैं। आप बताइए आप कैसे हो जी? हम भी एकदम बढ़िया हैं। और बताइए सब मौज मार जी मैम? सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। चलिए जी, तो आज हमारी पॉकेट समरी क्लास नंबर 4 है। बहुत छोटी सी क्लास होगी है क्योंकि अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं आरसीएम के टॉपिक में। आरसीएम के टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा। सबसे पहले आपको कराया था 9-3 में हमारा 1 आवर लगा था। उस रिवीजन में पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ था एक वीडियो के अंदर। आज होगा 9-5 प्लस आज होगा गुड्स की जितनी भी आरसीएम है, जितनी भी आरसीएम के ऊपर जितने भी गुड्स हैं जो कि आरसीएम में फॉल करते हैं, वो सभी आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद ये आरसीएम का पूरा पैकअप हो जाएगा। इस वीडियो को करने से पहले बाकी की रिवीजन वीडियोस भी कर लेना क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। इसी सीक्वेंस में चलना। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिवीजन क्लास से बहुत अच्छे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर जो बोलती हूँ वो तो पढ़ते हैं, फिर जाके अपना होमवर्क करते हैं। होमवर्क में मैं क्या बोलती हूँ कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो, सजेस्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें करो, मॉक टेस्ट पेपर करो, आरटीपी करो। कुछ बच्चों की मैं आपके साथ कॉपी शेयर करूंगी यूट्यूब पे नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। देखना कितना सीक्वेंस में वो होमवर्क करके मेरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनका होमवर्क प्रॉपर चेक किया जा रहा है। तो आप भी ये सब कीजिए, कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उसको लीजिए और अच्छे से मार्क्स एग्जाम में लेके आइए। चलिए जी, हम करते हैं स्टार्ट। ये नोट्स अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं बच्चों ने, उन ग्रुप्स में ये नोट्स अवेलेबल हैं। और क्लास कब आती है? लास्ट क्लास नहीं आ पाई थी, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मैंने दे दी थी कि क्यों नहीं आ पा रही। स्टूडियो में थोड़ा सा इश्यू हो गया था। ये इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम मिल जाती है। चलिए जी, पढ़ते हैं। इन क्लासेस को शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लासेस हैं। चलो सुनो। पॉकेट समरी नोट नंबर 24, पेज नंबर 24 पर आप सभी आ जाइए। ओ माय गॉड मैम, इसका मतलब हम 23 पेजेस कवर कर चुके। जी हाँ, इस नोट के 23 पेजेस हम लास्ट 3 क्लासेस में कवर कर चुके हैं। आज है क्लास नंबर 4। ये क्लास सीए वाले भी कर सकते हैं, सीएमए वाले भी कर सकते हैं, सीएस वाले भी कर सकते हैं, इंटर वाले भी कर सकते हैं, फाइनल वाले भी कर सकते हैं, मतलब कि सब कर सकते हैं। चलो, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 बहुत फास्ट कराऊंगी। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। सबसे पहले जब डिफरेंस कराया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9-3 एंड 9-4, तो लास्ट क्लास में डिफरेंस कराया था। उसमें क्लियर कट बताया गया था कि 9-4 में 3 कंडीशन गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशंस लगाई गई हैं? जल्दी से मैसेज करो, कमेंट करो, जल्दी से बताओ। पहली कंडीशन ये कि जो सप्लायर होता है वो कैसा होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो गुड्स और सर्विसेज होंगे, जो गुड्स और सर्विसेज इसमें फॉल करेंगे वो स्पेसिफाइड होने चाहिए। प्लस जो इसमें रेसिपिएंट होगा वो रजिस्टर्ड होगा प्लस स्पेसिफाइड होगा, मतलब कि उसकी भी कैटेगरी गवर्नमेंट ने आपको बताई होगी। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर फॉल करेंगी। अगर ये 3 कंडीशन जहां पर भी पूरी हो जाए वहां पर हमारा आरसीएम 9-4 वाला लग जाएगा। फिर रेसिपिएंट अंडर आरसीएम टैक्स भरेगा। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, जो पर्टिकुलर एक एंट्री है जो 9-4 में नोटिफाई आज तक की डेट में की गई है, अभी की गई है, रिसेंटली की गई है, बहुत ज़्यादा पुरानी एंट्री नहीं है, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है कि नहीं। यस मैम, सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड हियर, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। मैम ये तो हमको दिख रहा है कि ये जो रेसिपिएंट है ये रजिस्टर्ड है, लेकिन आपने अभी अभी बोला कि कंडीशन बोलती है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड के साथ साथ स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर आप सबको बोल देती हूँ कि ये जो रेसिपिएंट है ये रजिस्टर्ड है प्लस ये रियल एस्टेट से बिलोंग करता है, ये रियल एस्टेट वाला है। इसका काम है बिल्डिंग बनाना, फ्लैट बनाना, इसका काम है ये बिल्डिंग बनाना, फ्लैट बनाना। तो ये रियल एस्टेट से रिलेटेड रेसिपिएंट है। यस। और सप्लायर कैसा हो गया? अनरजिस्टर्ड हो गया। सप्लायर का नेचर कोई भी हो, डजेंट मैटर। प्लस फिर मैम थर्ड कंडीशन में आपने बोला कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखो मैंने यहाँ पर तीनों चीजें लिखी हैं। इनपुट्स, एक घर जब कोई बनाता है तो उसे इनपुट चाहिए होता है, गुड्स की फॉर्म में सीमेंट चाहिए होता है, ब्रिक्स चाहिए होता है, रेता वगैरह चाहिए होता है, टाइल्स चाहिए होता है। तो ये सभी हमारे इनपुट्स होते हैं कि नहीं? यस मैम। इनपुट सर्विसेज, घर को बनाने के लिए अगर कोई सर्विसेज ये बाहर से अवेल करेगा, रियल एस्टेट वाला बाहर से लेबर अवेल कर रहा है, बाहर से कोई मशीन वगैरह हायर पर ले रहा है, तो ये सारी इनपुट सर्विस
सर्विसेज ले रहा है। कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड्स भी परचेज करते हैं, लैंटर डालने की जो मशीन होती है उसको परचेज करते हैं, अदर बहुत सारी मशीनें ये परचेज करते हैं। तो बेसिकली एक रियल एस्टेट का जो पर्सन होता है, जब भी वो घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, फ्लैट, लैंड वगैरह की कंस्ट्रक्शन करता है तो वो ये सारी चीजें परचेज करता है। ये स्पेसिफिक गुड्स की कैटेगरी में डाल दिया कि रियल एस्टेट वाला जो भी इनपुट सर्विसेज और जो कैपिटल गुड्स परचेज कर रहा है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलो, इतनी सी चीजें क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आगे समझेंगे, पूरा एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, अभी 2 से 4 मिनट में ये खत्म होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है अगर ये इनपुट्स लेता है और इनपुट सर्विसेज लेता है, मैम आपने लेकिन कहा था कि इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, तो देखो यहाँ पर क्लियर मैम आपने लिखा है इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज, इनपुट सीमेंट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स मैंने कहा। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से पहले 2 चीजें हटा रही हूँ। सीमेंट का ट्रीटमेंट मैं आपको अलग से सिखाऊंगी, कैपिटल गुड्स का ट्रीटमेंट आपको अलग से सिखाऊंगी। पहले समझते हैं इनपुट के केस में क्या होता है और इनपुट सर्विस के केस में क्या होता है। मतलब कि रियल एस्टेट में काम करने वाला अगर बाहर से इनपुट्स खरीदता है अदर देन सीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इनपुट्स खरीदता है अदर देन सीमेंट, और वो खरीदता है इनपुट सर्विसेज और वो अवेल करता है इनपुट सर्विसेज, तो ये जो 2 चीजें अगर वो अवेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, क्या ये रेसिपिएंट टैक्स भरेंगे? आओ समझते हैं। ये जो लॉ मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में समझाया है, ये लॉ को समझने के लिए पहले एक वर्किंग समझेंगे। ये वर्किंग यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत अच्छी वर्किंग है, फुल फ्लैज एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एनालिसिस है कुछ। ये है सप्लायर हो सकता है रजिस्टर्ड भी हो, अनरजिस्टर्ड भी हो। आप सब जानते हो रजिस्टर्ड होगा तो क्या लगेगा, FCM, अनरजिस्टर्ड होगा तभी RCM लगेगा, लेकिन बाकी की 2 कंडीशन और भी पूरी होनी चाहिए। चलो, ये है रेसिपिएंट, मान लो ये कंडीशन पूरी है कि जो रेसिपिएंट है ये स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है। पहली कंडीशन तो आपकी ये वाली पूरी है, यस मैम। दूसरी कंडीशन में मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो खरीद रहा है ये इनपुट्स खरीद रहा है एंड इनपुट सर्विसेज खरीद रहा है, स्पेसिफाइड गुड्स है कि नहीं, यस। तो ये कंडीशन भी पूरी है कि नहीं, यस। थर्ड, बचा कौन, सप्लायर। अब सपोज करो जब भी कोई रियल एस्टेट वाला एक घर बनाता है तो उसको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, जरूरी नहीं है ना कि वो सारी चीजें जाके एक ही दुकान से खरीद के लाए। जी मैम, बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा। तो हो सकता है इसने 4-5 दुकानों से मिला के कुछ सामान खरीदा हो, जिसमें हो सकता है कुछ सप्लायर रजिस्टर्ड हो सकता है कुछ सप्लायर अनरजिस्टर्ड रहे हो। बात समझ आई कि नहीं आई? इस रेसिपिएंट ने 2 दुकान से सामान खरीदा। मान लो एक दुकान तो ऐसी थी जिसका सप्लायर रजिस्टर्ड था, एक दुकान ऐसी थी जिसका सप्लायर अनरजिस्टर्ड था। चलो, इसने टोटल, इस रेसिपिएंट ने, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना आए, रुक जाइए। चलो, तो क्या हुआ, ये जो रेसिपिएंट है, इस रेसिपिएंट ने टोटल 1000 रुपए का सामान खरीदा इन दोनों से मिला के। टोटल इसने 1000 रुपए का सामान खरीदा है टोटलिटी में। लेकिन बाइफर्केशन देख लो, या बाइफर्केशन गिवन है कि 80% इसने रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा है। इसका मतलब इन 800 में अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो 800 रुपए का सामान इसने रजिस्टर्ड से खरीदा है एंड अनरजिस्टर्ड से इसने 20% खरीदा है। दैट मीन्स 200 रुपए का सामान इसने अनरजिस्टर्ड से खरीदा है। अब देखो, आपको समझ आ गया कि इसने जो अपनी परचेजेस की हैं, कुछ परचेजेस अनरजिस्टर्ड से की हैं, कुछ परचेजेस इसने रजिस्टर्ड से की हैं। तो आप सब जानते हो जब जब रजिस्टर्ड से परचेज की होगी तो उस ट्रांजैक्शन पर तो FCM लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कंडीशन नंबर 3 पूरी नहीं हो रही, RCM की बात ही नहीं आती, फिर तो रजिस्टर्ड सप्लायर ही GST में अपना टैक्स अंडर FCM भरेगा। अब बात आती है अगर इसने अनरजिस्टर्ड से खरीदा है तो अब देखो, लॉ मेकर ने एक इसको फायदा दे दिया और क्लियर कट बोला, सुनो जी सुनो रेसिपिएंट, अगर आपने टोटल वैल्यू का, टोटल मटेरियल का 20% तक अनरजिस्टर्ड से खरीदा है, 20% तक अनरजिस्टर्ड से खरीदा है, तो हम उस ट्रांजैक्शन को एग्जाम्प्ट कर देंगे, हम उस ट्रांजैक्शन पर RCM लगा के रेसिपिएंट आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि रियल एस्टेट के केस में भले ही तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं, भले ही जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड स्पेसिफाइड हो और सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, गुड्स और सर्विसेज का नेचर स्पेसिफाइड हो, लेकिन अगर वो परचेज सिर्फ और सिर्फ टोटल परचेज का 20% तक है तो RCM नहीं लगेगा, वो ट्रांजैक्शन एग्जाम्प्ट हो जाएगी। आओ एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है,
पूरा प्रोविजन अब क्लियर हो जाएगा। सुनो, एक एग्जाम्पल और है, इसको देखो। ये कोई सप्लायर या रेसिपिएंट, सेम केस है कि रेसिपिएंट 1000 रुपये का सामान खरीदता है, रेसिपिएंट वही स्पेसिफाइड है एंड रजिस्टर्ड है। ये 1000 रुपये का टोटल मटेरियल खरीदता है, थोड़ा सा रजिस्टर्ड से खरीदता है, थोड़ा सा अनरजिस्टर्ड से खरीदता है। मैम ये खरीदता क्या क्या है? वही अपना इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज ये अवेल करता है। अब क्या किया, लेकिन इसने 70% तो खरीदा है रजिस्टर्ड से और 30% खरीदा है अनरजिस्टर्ड से। आप सब जानते हो कि जो रजिस्टर्ड से खरीदते हैं उस पर FCM लग जाता है। अनरजिस्टर्ड से खरीदे गए का 20% एग्जाम्प्ट हो जाता है। अनरजिस्टर्ड से कितना खरीदा है? टोटल का 30%, तो इसमें से 20% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यस, बाकी का बचा कुचा कितना हुआ? 10 पर क्या लग जाएगा? RCM। और अब ये रेसिपिएंट इस 10% पर टैक्स भरेगा। आ जाइए, जो मैंने 2 केसेस छोड़े थे सीमेंट और कैपिटल गुड्स का, देखो उसमें क्या होता है। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, सीमेंट गुड्स है एंड कैपिटल गुड्स है। तीनों कंडीशन यहाँ पर स्पेसिफिक हो गई। जी मैम बिल्कुल स्पेसिफिक हो गई, तीनों कंडीशन पूरी हैं। RCM की बात आती है। यहाँ पर क्या हुआ, लाइक इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज की तरह यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट कितना भी अनरजिस्टर्ड से खरीद ले, चाहे वो टोटल वैल्यू का 1% ही क्यों ना अनरजिस्टर्ड से खरीदे, उसको तब भी RCM में टैक्स पूरी वैल्यू पर भरना पड़ेगा। पूरी वैल्यू पर मतलब सपोज करो कि ये जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है इसने क्या किया, 60% तो इसने टोटल वैल्यू का रजिस्टर्ड पर्सन से खरीद लिया, मतलब कि 600 रुपए का सामान इसने रजिस्टर्ड पर्सन से खरीद लिया। 40% इसने सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स मतलब कि 400 रुपए के मिला के इसने किससे खरीद लिए? अनरजिस्टर्ड के। तो अब क्या होगा, 60% वैल्यू पर क्या लग जाएगा? 60% तो रजिस्टर्ड से मैम FCM लग जाएगा, 40% अनरजिस्टर्ड से। अब बताइए क्या मैं इसमें 20% की एग्जाम्पशन दूं? नो मैम, एग्जाम्पशन मत देना। पूरा का पूरा 40% RCM में जाएगा और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इस पर टैक्स भरेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम ये सीमेंट और कैपिटल गुड्स का केस है। अगर यहाँ पर सीमेंट और कैपिटल गुड्स नहीं होते, अगर यहाँ पर इनपुट और इनपुट सर्विसेज होते, तो इस 40 में से 20% एग्जाम्प्ट हो जाता और 20% पर रेसिपिएंट अपना टैक्स अंडर RCM भर देता। तो पूरे प्रोविजन को एक बार मैं मिला के यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। पॉइंट नंबर ए में जो मैंने अभी छोड़ रखा था, सुनो। अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दे रहा है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे रहा है, तो इस केस में क्या होगा, अप टू 20% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मोर देन 20 बट अप टू अ लिमिट। कितनी लिमिट? एग्जाम्प्ट टोटल जितना भी अनरजिस्टर्ड से खरीदा है, अनरजिस्टर्ड से जितना भी खरीदा है उसमें से 20 एग्जाम्प्ट कर देना, बचा कुचा जो भी होगा वो अंडर RCM चला जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? यस मैम आ गई। एक बार 1 मिनट लगा के इसको समराइज कर देती हूँ। देखो क्या हुआ, एक साइड रेसिपिएंट है, एक साइड कौन है? सप्लायर है। रेसिपिएंट रियल एस्टेट में काम करते हैं, वो सप्लायर से गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स खरीदते हैं। अगर वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज, इनपुट्स कौन से अदर देन सीमेंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हैं, तो 20% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उससे जितना भी ज्यादा होगा अंडर RCM रेसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ जाएगा। लेकिन अगर सीमेंट और कैपिटल गुड्स रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेंगे तो मैम कोई भी एग्जाम्पशन यहाँ पर नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा अंडर RCM टैक्स हो जाएगा और रेसिपिएंट को इसमें टैक्स भरना पड़ जाएगा। चलो अब आ जाइए एक डिफरेंट टॉपिक पर। पहले इसको सुन लीजिए कि इसको CA स्टूडेंट के सिलेबस में ये नहीं है, ना तो इंटरमीडिएट में है और ना ही फाइनल में, बट CMA के स्टूडेंट्स के लिए ये है, CS में भी है ये, तो बाकी सभी स्टूडेंट्स कर लीजिए। 5 मिनट लगेगा, अगर CA स्टूडेंट्स भी करना चाहते हैं तो कर लो, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से। पता तो लग जाएगा फ्यूचर के लिए कि कौन कौन से गुड्स आते हैं। RCM में सिर्फ 6 गुड्स हैं। नेचर ऑफ गुड्स ऑफ सप्लायर ऑफ द गुड्स। देखो मैंने यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, एक बार इस चीज को समझ लो कि हम यहाँ पर किस तरह से इसको पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पूरा चार्ट है, इसमें 6 गुड्स हैं। 6 गुड्स में आपको 3 चीजें देखनी होंगी कि गुड्स का नेचर क्या है, मतलब कि कौन से वाले गुड्स हैं, उनको जो सप्लायर बेच रहा है उसका नेचर क्या है, और रेसिपिएंट कौन है। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन RCM में जा रही है कि नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर नीचे दिए गए गुड्स हैं, ये RCM में टैक्सेबल होंगे। चलो गुड्स नंबर 1, पहला गुड है, एक गुड्स है यहाँ पर कैश्यू नट्स, नॉट शील्ड और पील। जो रॉ काजू होता है, जो कैश्यूज होते हैं, नट्स होते हैं, रॉ मतलब मैं बात कर रही हूँ बिना छिला हुआ जो काजू होता है, अगर वो
किससे आपने खरीदा है? किसी एग्रीकल्चरिस्ट से। उसको बेचने वाला कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट। उसको खरीदने वाला कौन है? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस केस में क्या होगा? एग्रीकल्चरिस्ट टैक्स नहीं भरेगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो रेसिपिएंट है, वो अंडर आरसीएम टैक्स भरेंगे। मैम ऐसा क्यों किया? क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट को आप सबको पता है हम रजिस्ट्रेशन से बाहर रखते हैं, उस पे रजिस्ट्रेशन का भार नहीं पड़ने देते हैं। इस वजह से यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि आपने जो गुड्स खरीदा हो, कैश्यू नट्स खरीदा हो, रॉ कैश्यू खरीदा हो, और जो आपने खरीदा है वो एग्रीकल्चरिस्ट से खरीदा है, और जिसने खरीदा है वो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ही इसमें टैक्स भरेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2, नेचर ऑफ गुड्स क्या है? बीडी रैपर्स हैं, लीव्स हैं, तेंदू लीव्स है, जो बीड़ी बनाने की जो लीव्स होती हैं उनकी यहाँ पर बात चल रही है। आपने ऐसा कुछ चीज़ें परचेज किया है एग्रीकल्चरिस्ट से, और जिसने परचेज किया है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो इस केस में ये रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ही अपना टैक्स अंडर आरसीएम भरेंगे। गुड्स का नेचर नंबर 3, अब आप परचेज कर रहे हो टोबैको लीव्स, परचेज कर रहे हो अगेन फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट, और जो पर्सन परचेज कर रहे हैं वो है रजिस्टर्ड पर्सन, तो इस केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन ही अपना टैक्स भरेंगे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ गुड्स। अब है सिल्क यार्न की यहाँ पर बात हो रही है, जो रेशम का जो धागा वगैरह होता है उसकी बातें चल रही हैं। जो सिल्क यार्न होता है आपने वो खरीदा, किससे खरीदा? एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न और सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क यार्न को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आपने उसी से सिल्क यार्न खरीदा है। आपने किसी होलसेलर से जाके नहीं खरीदी लिया, आपने किसी अदर ट्रेडर से नहीं खरीदा। जो खुद सिल्क यार्न को, सिल्क वॉर्म्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आपने उनसे जाके सिल्क यार्न खरीदा। और किसने खरीदा है? रेसिपिएंट पर ने खरीदा है। जो रेसिपिएंट ने खरीदा है वो रेसिपिएंट ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो इस केस में भी अंडर आरसीएम रेसिपिएंट ही टैक्स भरेंगे। तीनों कंडीशन देखनी होगी। खरीदे गया जो प्रोडक्ट है उसका नेम है सिल्क यार्न, उसके बाद जिससे खरीदा वो खुद सिल्क को प्रोड्यूस करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था, जिसने खरीदा वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वही टैक्स भर देगा। नेचर ऑफ गुड्स, एंट्री नंबर 5, लॉटरी। लॉटरी की सप्लाई होती है, आप सबको पता है, लॉटरी टिकट्स वगैरह बेचे जाते हैं, तो लॉटरी की टिकट्स बेचना गुड्स में आता है, आप सबको पता है, वो सप्लाई भी बन जाता है। शेड्यूल 3 से उसको बाहर नहीं किया गया है। पूरे लिंकेज हम ऑलरेडी बाकी की 3 रिवीजन क्लास में कर चुके हैं, प्लीज जाके देख लेना। सप्लायर ऑफ गुड्स, अब देखो यहाँ पर नेचर क्या है? आप खरीद रहे हो लॉटरी, आप किससे खरीद रहे हो? जो सप्लायर है वो या तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, या है यूनियन टेरिटरी, या है लोकल अथॉरिटी, या है यहाँ पर लिख लेना, या है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, या फिर है वो लोकल अथॉरिटी। और रेसिपिएंट कौन है? जिसने खरीदा मतलब कि आपने खरीदा, आप हो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेलिंग एजेंट। आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आप लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर लॉटरी एजेंट हो। तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला, अगर आप लॉटरी के टिकट्स खरीदते हो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस में सप्लायर टैक्स नहीं भरेगा, आप टैक्स भरोगे, क्योंकि आप सेलिंग एजेंट हो या फिर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, लास्ट है ये नेचर ऑफ गुड्स। यूज्ड व्हीकल आप खरीद रहे हो, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स एंड ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स एंड वेस्ट एंड स्क्रैप्स खरीदा जा रहा है। किससे खरीदा जा रहा है? वही 4 गवर्नमेंट से खरीदा जा रहा है। और कौन खरीद रहा है? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन खरीद रहा है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन इन्हें खरीद रहा है वो रेसिपिएंट है, वही रेसिपिएंट अंडर आरसीएम इस पे टैक्स भरेगा। मैम ये सब तो हमें समझ आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट से ट्रांजेक्शन हो रही है और खरीदने वाला रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स भरेगा। लेकिन हमको ये नहीं समझ आया ये गुड्स कैसे हैं और ये गवर्नमेंट से क्यों खरीदे जाएंगे। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, आप सबको मैंने बताया था, ई-वे बिल पढ़ाया था, वहां भी बताया था, काफी बार बताया था कि गुड्स को सीज्ड कर लेती है। अगर आप उसके पेनल्टी, फाइन, टैक्स वगैरह नहीं भरते हो, रास्ते में आपके पास ई-वे बिल नहीं होता है, इनवॉइसेस नहीं होते, तो आपके व्हीकल, गुड्स सीज्ड कर लिए जाते हैं। फिर आपको टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में आप उन गुड्स को छुड़ाने के लिए आ जाइए और टैक्स अपना भर दीजिए। लेकिन आप उन गुड्स को छुड़ाने के लिए नहीं जाते हो, उन गुड्स को छोड़ देते हो, तो गवर्नमेंट उन गुड्स को सीज्ड कर लेती है। सीज्ड करके इतना सारा गुड्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, स्क्रैप वगैरह गवर्नमेंट के पास हो जाता है। गवर्नमेंट उसका क्या करेगी? गवर्नमेंट उसको आम पब्लिक में बेच देती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो सीज्ड गुड्स है, कॉन्फिस्केटेड गुड्स है, यूज्ड गुड्स है, वेस्ट है, स्क्रैप है,
उसको बेच रही है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन ही इस पर टैक्स भरेगा, अदरवाइज कोई इस पर टैक्स नहीं भरेगा। आरसीएम लगेगा और रजिस्टर्ड पर्सन ही इस पर टैक्स भरेगा। तो बहुत छोटा सा ये टॉपिक था, इसको रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करेंगे एग्जाम्शन। हम कंपोजिशन नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले एग्जाम्शन करेंगे। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आरसीएम खत्म किया, आरसीएम का एग्जाम्शन से लिंकेज होता है, आप सब जानते हो। तो पहले एग्जाम्शन करेंगे, आफ्टर देन हम कंपोजिशन स्कीम करेंगे। टाइम टू टाइम नोट्स मिल जाते हैं टेलीग्राम पर, उनको डाउनलोड कर लेना। इन वीडियोस को प्लीज शेयर जरूर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ और इनको लाइक कर देना, सो दैट आगे 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 इनकम टैक्स की क्लासेस भी आप सबके लिए रिकॉर्ड की जा सके और बहुत ही प्रोडक्टिव मैनर में आपको प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि जब लाइक करोगे तो मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी तो कुछ नया करने का मन करेगा। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, रिवीजन कर लीजिएगा, रिवाइज करके जो भी डाउट्स हो पूछ लीजिएगा, आ जाइएगा, वापस मिल लेंगे।